लगा देते हैं। तो बोथ सॉल्यूशन हैव सेम कंसंट्रेशन, उसे बोलते हैं हम लोग आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्लियर? पहले Yes, आया sir. हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। Yes, sir. हाइपोटोनिक सॉल्यूशन वो हो जाएगा जिसमें क्या है, आपकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, पानी की कंसंट्रेशन जिसकी ज्यादा है उससे, उसे बोल देंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इस केस में हमारे पास एंडो ऑस्मोसिस होगा, तो वाटर विल मूव इनसाइड। अगर दोनों कंसंट्रेशन आपकी सेम है तो उसे बोलते हैं हम लोग आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा। सर एक बार एंडोस्मोसिस से पहले आपने जो बताया था एक बार दोबारा एक्सप्लेन ये करें। दोबारा बताओ वो इसको। चल कोई नहीं, सुन सुन सुन। देखो, एंडो ऑस्मोसिस का मतलब होता है, सपोज कर ये मेरी सेल है, ठीक है, इस सेल के अंदर पानी आ जाए, सेल के ऊपर सेल मेम्ब्रेन है, इस सेल के अंदर पानी घुस जाएगा, तो उसे बोलते हैं हम लोग एंडो ऑस्मोसिस। ठीक है? क्लियर है ये वाली बात? अब ये होगा कब? जब मैं किसी भी सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाल दूं। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब है उसकी कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज मोर। इस सेल से ज्यादा किसी कंसंट्रेटेड के अंदर में अगर पानी में डाल देता हूं तो उसे बोलते हैं मोर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। क्लियर हो गई बात आपको तेजस्विनी? यस सर, यस सर। ठीक। अब yes, sir. जो इस सेल की कंसंट्रेशन है, मैंने क्या करा, इस सेल को एक मिनट मेरे पास, ये क्लियर कर दूं मैं सारा। अब मैंने ये सेल लिया, इस सेल की अपनी एक कंसंट्रेशन है, सपोज करो इसकी कंसंट्रेशन है एक्स। मैंने क्या करा, एक सॉल्यूशन लिया जिसकी कंसंट्रेशन थी एक्स, उसमें सेल को डाल दिया, उसमें सेल को डाल दिया, तो क्या होगा? नो swell. The cell is not going to swell up because there is no movement of water. ना तो वाटर इसमें अंदर जा रही है, ना इसके बाहर निकलेगी वाटर। ठीक है? एक सेकंड रुकना जरा। ये बात समझ में आ गई आपको? यहाँ पे कोई डाउट इसके अंदर? ऐसे तो हमारे पास आउटसाइड का सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन हैज सेम कंसंट्रेशन, उसे बोलते हैं हम लोग आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है? उसे बोलेंगे हम लोग आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब कभी भी देखना, जो इंजेक्शन लगे होते हैं, जितने भी हमें इंजेक्शन लगते होते हैं, वो हमेशा आइसोटोनिक होते हैं। जब भी हमारी बॉडी के अंदर अगर हमें आइसोटोनिक सॉल्यूशन पे इंजेक्शन नहीं लगाए गए तो होगा क्या, हमारी बॉडी के अंदर के जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो स्वेल अप हो जाएंगे, ठीक है, या वो श्रिंक हो जाएंगे। दोनों में से कोई भी चीज हो गई, या तो वो स्वेल हो गए या श्रिंक हो गए, हमारी बॉडी की ऐसी की तैसी समझ लो, बिल्कुल सत्यानाश हो जाएगा। अब एक आता है तीसरा केस। ये सेल है, इसी कंसंट्रेशन है एक्स, मैंने एक ऐसे कंसंट्रेशन में डाल दिया जिसकी कंसंट्रेशन थी ज्यादा, मोर कंसंट्रेशन। ठीक है? ये डाल दिया। अब क्या होगा, इस सेल में से जो वाटर मॉलिक्यूल है दैट विल मूव आउट। वाटर मूव आउट, इसको बोलते हैं एक्सो ऑस्मोसिस। एक्सो ऑस्मोसिस। ठीक है? और जो सॉल्यूशन होता है उसको बोलते हैं हम हाइपरटोनिक
सॉल्यूशन। क्लियर? कोई डाउट? No, sir. तेजस्विनी? No, sir. So we can say that osmosis is the special case of diffusion through a selectively permeable membrane. Clear? So we can say that osmosis is a special case of diffusion through a selectively permeable membrane. ये कौन आ गया? कौन गया था अभी? ये वाली बात क्लियर है? बताओ जल्दी से फटाफट। Yes, sir. Yes, sir. ये तीनों के तीनों जो हमने डेसिमल पॉइंट लिखे हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है। इनको नोट्स में लिख लेना आप लोग अपने, ठीक है? अंडरलाइन कर लो इसको। क्लियर? और हमारी बायोलॉजी के अंदर, ह्यूमन बायोलॉजी में आइसोटोनिक सॉल्यूशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है? 0.7% या 0.9% NaCl का जो सॉल्यूशन होता है, दैट इज आइसोटोनिक विद ब्लड। वो ब्लड के लिए आइसोटोनिक होता है, ठीक है? इसमें किसी को डाउट है? तेजस्विनी विदुषी? No, sir. No, sir. ठीक है जी। इसी में एक एक्टिविटी आती है आपकी, कर सकते हो। एग के ऊपर भी एक्टिविटी कर लेते हैं हम लोग। अब देखो एक्टिविटी क्या है। ऑस्मोसिस विद एन एग। रिमूव द एग शेल, रिमूव द शेल ऑफ एन एग बाय डिसॉल्विंग इट इन डाइल्यूट HCl। एक एग लो, डाइल्यूट HCl में डाल दो, तो उसके ऊपर का जो शेल होता है वो रिमूव हो जाएगा। द शेल इज मोस्टली कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट एसिड के साथ में रिएक्शन करता है तो कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगी उसकी, और वो रिमूव हो जाएगा। ए थिन आउटर लेयर नाउ एनक्लोज द एग। एक थिन आउटर लेयर होती है जो कि एग को एनक्लोज करके रखेगी, दैट इज व्हाट प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेल की, ठीक है? बट द एग इन वाटर, प्योर वाटर, एंड ऑब्जर्व आफ्टर 5 मिनट। अब उस एग को प्योर वाटर में रख दो, 5 मिनट बाद देखो क्या होगा। द एग स्वेल्स अप, वाटर पासेस इनटू इट बाय ऑस्मोसिस। जो एग होगा उसके अंदर पानी जाना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? एग के अंदर कुछ ना कुछ चीज थी। एग के अंदर वाटर की कंटेंट कम था, बाहर प्योर वाटर थी, बाहर वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा, एग के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन कम। तो क्या होगा? एंडोऑस्मोसिस होगा, पानी अंदर जाना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? एक सेकंड रुको। क्लियर ये वाली बात? हाँ जी, Yes, sir. ठीक है। अब देखो इधर, अब हमारे पास क्या आता है, सेम प्लेस दिस। अगर इसी ही ऐसे ही हमने एक वो लिया, क्या कहते हैं, जिसकी शेल हटा दी, एग लिया, उस एग को अगर मैं रख देता हूँ किसी सॉल्ट सॉल्यूशन में, तो क्या होगा? वो एग श्रिंक हो जाएगा। द वाटर passes out of the egg solution into the salt because salt solution is more concentrated and the egg will shrink. क्लियर ये वाली बात? ये एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है, इसके दोनों पॉइंट याद रखना, नोट कर लो इसको। क्वेश्चन लिखो, देखिए क्वेश्चन, व्हाई, व्हाट विल हैपन, what will happen to egg, what will happen to egg if you put deshelled egg, deshelled egg in pure water? If you put deshelled egg in pure water, देख लिया पहला क्वेश्चन। क्लियर? What will happen if you put deshelled egg in pure water? दूसरा लिखो, what will you observe, what will you observe, what will you observe if you put, what will you observe if you put
deshelled egg in concentrated salt solution. What will you observe if you put deshelled egg in concentrated salt solution? लिख ली दोनों क्वेश्चन? Yes, sir. दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको मैंने इसी के अंदर बता दिए हैं. पहले में लिखेंगे the egg swells up because water passes into it by osmosis. The second one, water passes out of the cell solution because the salt solution is more concentrated. Clear? दोनों के आंसर लिखिए फटाफट. विदुषी एंड तेजस्विनी, मेरी आवाज आ रही है बिल्कुल ठीक ठीक? Yes, sir. Yes, sir. चलो जी, क्लियर हो रहा है ना? कोई डाउट तो नहीं है? No, sir. चलो, No, sir. इनके आंसर लिख लिए. चलो, अब आ जाओ एक्टिविटी 5.4. सेम चीज कर रहे हो आप. किससे? अब किशमिश. किससे? पुट ए ड्राइड रेजिन्स और एप्रिकॉट इन प्लेन वाटर एंड लीव देम फॉर सम टाइम. ये सम टाइम का मतलब होता है ओवरनाइट, उससे पहले कुछ नहीं होने वाला. देन प्लेस देम इनटू ए कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ शुगर और सॉल्ट. व्हाट यू विल ऑब्जर्व. ये एक्सपेरिमेंट हम लोग घर पे कई बार कर चुके हैं, इसमें हमें पढ़ने की जरूरत है नहीं, हमें पता है ये वाली चीज. ठीक है, अब आ जाओ, देखो नीचे क्या कहता है ये. Unicellular freshwater organism and most plant cells tend to gain water through osmosis. अब ये जो osmosis है ये कहाँ काम आता है? जो भी हमारे यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर में ऑर्गेनिज्म, जो नदी में हमारे छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, वो वाटर को लेते हैं किससे? दे गेन थ्रू द वाटर थ्रू ऑस्मोसिस. पहला पॉइंट. Absorption of water by plant root is an also example of osmosis. ये दो एग्जाम्पल नोट कर लो. राइट टू एग्जाम्पल्स ऑफ ऑस्मोसिस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. पहला लिख लो इसको, यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म एंड मोस्ट प्लांट सेल्स टेंड्स टू गेन द वाटर थ्रू ऑस्मोसिस. एंड सेकंड पॉइंट क्या आता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर by plant through root is also an example of osmosis. So two example of osmosis हो गया ये आपके पास. क्लियर है ये वाली बात? जितने भी पानी के अंदर पेड़ पौधे होते हैं, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो पानी को इसी तरीके से एक्सचेंज करते हैं. ठीक है, चलिए जी. अब आता है 10. डिफ्यूजन इज द इम्पोर्टेंट इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड प्लांट gases and water in the life of a cell. In addition to this, cell also obtains nutrient from the environment, and different molecule move in and out of the cell through a type of transport requiring use of energy. अब देखो होता क्या है, डिफ्यूजन के थ्रू ये हमारा एक्सचेंज तो हो गया भाई, गैस का भी एक्सचेंज था डिफ्यूजन के थ्रू, वाटर का भी एक्सचेंज हो गया. पर ये जो डिफ्यूजन के थ्रू जो एक्सचेंज होता है, द सेल ऑल्सो ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम द एनवायरनमेंट. इसी से जो सेल है उसको न्यूट्रिशन भी मिलता है इसी डिफ्यूजन की वजह से. नाउ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल थ्रू अ टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट रिक्वायरिंग यूज ऑफ एनर्जी. और यही जो ट्रांसपोर्ट जो होता है, इसके लिए थोड़ी बहुत हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है. ठीक है, अब समझ में आया कि सेल को एनर्जी की जरूरत क्यों पड़ती है? इसी डिफ्यूजन को और ऑस्मोसिस को करवाने के लिए. इज दैट क्लियर? कोई डाउट इसमें किसी को भाई? Yes, sir. No, sir. चलो जी, अब आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डेफिनेशन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बनी होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ए फ्लेक्सिबल एंड इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कॉल्ड लिपिड एंड प्रोटीन. लिपिड को मान सकते हो कि आप ये थोड़ा थोड़ा फैट के जैसा होता है, लिपिड्स एंड फैट. ये लिपिड जो होता है थोड़ा थोड़ा फैट जैसा होता है. और प्रोटीन होता है अमीनो एसिड्स का पॉलीमर. कई सारे हमारी बॉडी के अंदर अमीनो एसिड्स होते हैं, वो मिलके बनाते हैं प्रोटीन. और यही प्रोटीन और लिपिड जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को बनाते हैं. इस पूरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो आप लोगों के सिलेबस में है नहीं, तो आपको उसको करने की जरूरत नहीं है. जस्ट मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये किस तरीके से होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का.
सर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में दो तरह के प्रोटीन्स होते हैं ना? हाँ, ये सब टाइप के प्रोटीन वगैरह होते हैं, वो प्रोटीन की पढ़ने की आपको जरूरत है नहीं इसकी अभी, क्योंकि वो आपके कोर्स में है नहीं, उसमें आपको कोई जरूरत नहीं है इसके अंदर पढ़ने की। जस्ट मैं आपको बता देता हूँ एक नॉलेज के लिए कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है। देखिए, हम्म, ये होती है एक्चुअल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ पे आपके पास फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल, ये है फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल, और इसके बीच में ये है प्रोटीन। फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल, प्रोटीन, फिर फॉस्फोलिपिड, फिर प्रोटीन, फिर प्रोटीन, लिपिड, इस तरीके से ये होता है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर बनता है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं फ्लूइड मोएसिक मॉडल। ठीक है, फ्लूइड मोएसिक मॉडल बोला जाता है स्ट्रक्चर को। जैसे आपको बता देता हूँ किस किस से बनती है। देखिए, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ बाई लेयर ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन। बाई लेयर का मतलब होता है दो लेयर लिपिड की, दो लेयर प्रोटीन की, दो लेयर लिपिड, दो लेयर प्रोटीन, इससे बनता है। स्मॉल कार्बोहाइड्रेट्स आर अटैच्ड एट प्लेसेस टू द आउटर सरफेस ऑफ द लिपिड्स एंड प्रोटीन। और थोड़े बहुत कुछ कुछ जगहों पे आपके कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं। अब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसकी भी जैसे जैसे हमारा ये माइक्रोस्कोप वगैरह बढ़ते गए, स्टडीज बढ़ती गई, तो डिफरेंट डिफरेंट जो साइंटिस्ट हुए, जो इनको बायोलॉजिस्ट थे हमारे, उन्होंने इनकी इसकी स्ट्रक्चर के बारे में बताया। तो सेवरल मॉडल्स हैव बीन प्रपोज्ड रिगार्डिंग द अरेंजमेंट ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन। उन्होंने, किसी ने बोला कि कुछ रिप्रेजेंट है, किसी ने कुछ, तो इसमें अपनी मतलब टेक्नोलॉजी के इम्प्रूवमेंट के साथ साथ चीजें चलती रही। एक साइंटिस्ट आए थे, सिंगर एंड निकोलसन। सिंगर एंड निकोलसन, ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने ही फ्लूइड मोएसिक मॉडल को रिप्रेजेंट करा। इनका नाम याद कर लो आप लोग, ये एनटीएससी और एनएसटीएससी एग्जाम में आ जाता है। इसको नाम याद कर दो कि भाई फ्लूइड मोएसिक मोएसिक मॉडल इज प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकोलसन। ये सबसे ज्यादा इनके मॉडल को माना गया, इसी को हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर होगी सबको? कोई दिक्कत? यस और नो? नो सर। चलो जी, Clear. अब देखो, इसके बाद एक मीटिंग में और आ जाना आप आज। ठीक है, तेजस्विनी, आपको जाना तो नहीं कहीं? मोबाइल आपके पास होगा ना? यस सर। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है अगर 10-15 मिनट हम एक्स्ट्रा रखें आज? नो सर। No, sir. चलो जी, ठीक है। सर बायो का भी अगर आईसीएसई बुक में जैसे बुक से हो जाता है, जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री का हुआ था। अच्छा, वैसे क्या मतलब उस बुक से करना चाह रहे हो आप? नो सर, उसके नोट्स मिल जाएंगे वही हाँ, बोलते हैं। वो मैं नोट्स दे दूंगा, टेंशन ना ले, वो मैं नोट्स देता हूँ, नोट्स में दूंगा अभी। मैं इसमें बता दूंगा, ये वाले नोट्स में आपको दूंगा, ये वाले फॉरवर्ड कर दूंगा। ये थोड़े से एडवांस है ये नोट्स, ठीक है? ये सारी चीज नहीं है इसके अंदर, थोड़ा सा एडवांस है ये नोट्स हल्के से। सर इससे बिल्कुल सेम ये जो डेफिनेशन है, सेम मेरे पास एक बुक है उसमें है। बेटा, चीज तो वही है ना, तो डेफिनेशन तो नहीं मिलेंगी। है ना? चल, मैं ये वाले हम्म, नोट्स आपको मैं फॉरवर्ड कर दूंगा इनके, ठीक है? चलो, अभी हम जरा समझते हैं है क्या चीज। अब देखो, ये कहता है द सेल इज कंपोज ऑफ लिपिड बाइलेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल इनटू व्हिच वैरायटी ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन आर एम्बेडेड। अब देखो, प्रोटीन ना तीन टाइप के होते हैं, ठीक? अब वो जो प्रोटीन जितने टाइप के होते हैं, उसमें अभी आपको कुछ करना नहीं है। ग्लोबुलर प्रोटीन क्या होता है वो सुनो। ग्लोबुलर प्रोटीन का मतलब होता है जिसमें गांठें हो, ग्लोब्यूल्स बने हुए, छोटे 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 ग्लोब्यूल्स, मतलब गोले गोले आकार की चीजें। ग्लोब्यूल्स को आप इस तरीके से मानो कि जैसे कभी कभी आप अगर सूप प्रिपेयर करो या कोई चीज प्रिपेयर करते हो, तो पानी में उसकी गांठें बन जाती हैं। जैसे कई बार आपने अगर पानी में ठंडे पानी में मैगी मसाला डाल दो, या कभी आप बॉर्नविटा डाल दो, तो उसकी गांठें बन जाती हैं। ध्यान दिया है आपने? ठंडे दूध में अगर बॉर्नविटा डाल दोगे तो गांठें बन जाती है बॉर्नविटा की। कभी ध्यान दिया इस बात को आपने? हाँ भाई, Yes, sir. तो वही सेम चीज है ये भी। तो ग्लोब्यूलर प्रोटीन क्या है? गांठें बनना होता है। ग्लोब्यूल्स का मतलब स्मॉल बॉल लाइक स्ट्रक्चर, वो होता है ग्लोबुलर प्रोटीन। अब आता है ये बात, ये क्या चीज होती है? कंपोज ऑफ लिपिड लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड का मतलब है लिपिड के दो लेयर्स, लिपिड की फॉस्फोरस से जुड़ी हुई है। ये देख रहे हो, फॉस्फेट हेड, ये लिपिड की लेयर है। ये दो लेयर आपस में फॉस्फोरस से जुड़ जाती है, तो उसको बोल दिया हमने फॉस्फोलिपिड्स। ठीक है, क्लियर?
तो सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड बाइलेयर, बाई का मतलब 2 लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स इनटू व्हिच अ वैरायटी ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन आर एम्बेडेड। तो एक तरीके से मान के चलो ये एक सैंडविच है जिसके ऊपर और नीचे की जो लेयर है वो आपकी किस चीज की है, फॉस्फोलिपिड्स की, और उसके बीच में कई सारे ग्लोबुलर प्रोटीन चिपका दिए, घुसा दिए मैंने उसके अंदर। ठीक है जी, क्लियर हो गई ये वाली बात? Yes, sir. पहला पॉइंट क्लियर सबको? अब आ जाओ दूसरा पॉइंट क्या कहता है। ईच फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल हैज टू एंड, एन आउटर हेड हाइड्रोफिलिक एंड द इनर हेड टेल हाइड्रोफोबिक। अब हर एक फॉस्फोलिपिड के 2 एंड होते हैं, एक होता है आउटर और एक इनर। जो आउटर होता है उसे बोलते हैं हाइड्रोफिलिक। जहां भी ये वर्ड आ जाए हाइड्रो का उसका मतलब वाटर और फिलिक का मतलब होता है अट्रैक्ट, वाटर लविंग आप कह सकते हो। ये जो हेड है वो पानी की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, और एक अंदर जो होती है उसके अंदर वो होती है हाइड्रोफोबिक, जो कि पानी से रिपेल करती है। तो हर एक फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल के अंदर 2 एंड होते हैं, एक एंड होता है वाटर लविंग और एक एंड होता है वाटर हिटिंग या वाटर रिपेलिंग कह सकते हो आप। क्लियर हो गई बात? पक्का? Yes, sir. ठीक है जी। अब देखो तीसरा पॉइंट क्या कहता है। वाटर मॉलिक्यूल्स आर अरेंज, सॉरी प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर अरेंज इन 2 वेज। पहला है पेरिफेरल प्रोटीन और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन आर रिप्रेजेंट ऑन द आउटर। एक होता है आउटर लेयर पे, एक होता है इनर लेयर पे। जो आउटर लेयर पे होता है उसको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक, और जो इनर होता है उसे बोलते हैं इंटीग्रल प्रोटीन और इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक, जावी वर्ड एक्सट्रिंसिक आता है, इसका मतलब आउटर पे बात करता है, और पेरिफेरल का मतलब होता है किसी के चारों तरफ, बाउंड्री पे होना, पेरीफेरी। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। प्रोटीन मॉलिक्यूल्स 2 तरीके से अरेंज होते हैं, या तो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स को आउटर मोस्ट लेयर पे लगा दो, पेरिफेरल बोल देते हैं उसको, या एक्सट्रिंसिक बोल देते हैं। प्रेजेंट ऑन द आउटर एंड द इनर सरफेस ऑफ द लिपिड लेयर,